Hello dear students, welcome back to your physics concept class. And in this particular class, we shall discuss about the impulse or the impulse of force. And also we can say impulsive force. So let's start our class without wasting your time and be with me till the end of the class to understand properly. Okay. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है impulse. ये हमारा टॉपिक है. अब इसके बारे में हमें स्टडी करना है, समझना है व्हाट इज इम्पल्स. तो बहुत सिंपल सा है. जब भी फोर्स के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, डिटेल्स में जानते हैं. और जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी सिस्टम पे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई होता है, बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई होता है, सो वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच द फोर्स इज अप्लाइड इज सच टू बी the impulse of that force. So बहुत सिंपली हम इसको लिख सकते हैं. क्या है ये? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल. ड्यूरिंग विच the force is applied. तो डेफिनेशन बहुत क्लियर हो गई होगी आपको. द प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे भी आप नोटिस कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड इम्पल्स. अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें, दैट इज आई से अगर हम इसको डिनोट करें, ओके. So if the force applied is F and the time duration is delta t, तो बहुत सिंपल सा है. This is called impulse. अब देखते हैं इसका यूनिट क्या होगा. So very simple, we know that the unit of force is Newton and unit of time is second. Newton into second is the unit of that impulse. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ में भी हैं, ठीक है. तो अब बात ये आती है कि ये जो फोर्स और प्रोडक्ट है, ये क्या किसी और क्वांटिटी के इक्वल भी हो सकता है, पॉसिबल है. सो वी हैव फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ हम सबको आता है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूं. द एफ इज गिवन बाई डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और इट कैन बी आल्सो रिटन एज एफ इक्वल्स टू एम ए मैथमेटिकली. सो अगर हम यहाँ पर आई के फॉर्मूले में एफ की इनमें से कोई भी एक वैल्यू पुट कर देते हैं, लाइक चलिए हम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी पुट करते हैं. सो एफ रिप्लेस्ड बाई डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी. हेयर द डेल्टा टी इज कैंसल आउट, एफ आई इक्वल्स टू डेल्टा पी. और डेल्टा पी यहाँ क्या है, ऑलरेडी आपको पता है, इट इज द चेंज in momentum. Change of linear momentum. तो हम ये भी बोल सकते हैं द impulse is equals to the change produced in a system by and applied external force. ठीक है. कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब हम किसी सिस्टम पे अप्लाई करते हैं तो फोर्स क्या करेगा, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा. एक्सेलरेशन क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगा. वेलोसिटी को चेंज होने का मीन्स क्या है, द मोमेंटम इज चेंज. और तो मोमेंटम में जितना भी चेंज होगा, जितने टाइम तक के लिए वो फोर्स अप्लाई होगा, उतने टाइम तक मोमेंटम में चेंज होता रहेगा. तो वी कैन से दैट द इम्पल्स इज डिफाइंड एज the change in linear momentum of a system which can be produced by an applied force for a given time interval. So दो तरीके से हमको, तो फाइनल रिजल्ट भी है द एफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी. जनरली वैसे भी होता है, सिंपली न्यूटन सेकेंड लॉ ही है, उसको एक अदर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. अब बात ये आती है कि इसको हम इम्पल्सिव फोर्स कब बोलते हैं.
इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे, अदरवाइज ये कोई बहुत बिग टॉपिक नहीं है। इम्पल्सिव फोर्स ये कब होगा, तो व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल, इसको हम एफ एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, V ग्रेटर देन other forces acting on the system, ठीक है। इसको हम इम्पल्सिव कब बोलेंगे, when the applied external force be much greater than or greater than the other forces acting on the system। जब सिस्टम पे जो हमने अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है वो जो उस पर पहले से लगे हुए फोर्सेस हैं उनके कंपेरिजन में काफ़ी बड़ा हो, तब हम बोलते हैं ना फोर्स इज इम्पल्सिव, जो आपने अप्लाई किया है। देन द एक्सटर्नल फोर्स इज सेड टू बी, तब ये इस सिचुएशन में एफ एक्सटर्नल को क्या बोलेंगे हम, इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, तब हम बोलेंगे इसको कि ये इम्पल्सिव फोर्स है। अब जब इम्पल्स की बात हो गई, लीनियर मोमेंटम हमें ऑलरेडी पता है, न्यूटन सेकेंड लॉ हमें ऑलरेडी पता है, तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम है जो इम्पल्स और मोमेंटम को रिलेट करती है, तो वो थ्योरम भी देख लेते हैं क्या है। इसको आप नोटिस कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, वी है न्यूटन सेकंड लॉ का हमें यूज करना है, एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, वी कैन राइट दिस डी पी इक्वल्स टू एफ डी टी, ठीक है। और ये आपको पता है एफ डी टी क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड शॉर्ट टाइम इंटरवल, इम्पल्स हो जाएगा। और if the momentum changes from initial value pi to pf, then ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग दिस विद द लिमिट pi टू pf equals to f dt if the time is changed from t1 to t2. So integration of dp is p and its whole solution is, we already know that pf minus pi and f dt t1 to t2. This is the impulse momentum theorem. Okay. ये impulse momentum theorem है। The change in momentum is equals to that. अब क्वेश्चन ये कि वाई दिस फोर्स इज नॉट टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन से बाहर क्यों नहीं ले गया, वाइल यह इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, डी टी टाइम का, तो फिर भी ये इनसाइड द है, आउटसाइड ले सकते थे, लेकिन आउटसाइड कब ले सकते थे, इफ द फोर्स इज कांस्टेंट। लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि जो इम्पल्सिव फोर्स है इट मे बी कांस्टेंट और इट मे बी वेरिएबल, सो वी कैन राइट ओनली दिस। अगर यहां पर हम कंडीशंस यूटिलाइज करें, जैसे एफ इज कांस्टेंट, देन वी कैन राइट
पी एफ माइनस पी आई इक्वल्स टू एफ T1 to T2 dt, ठीक है। और इन नेक्स्ट कंडीशन इफ f इज वेरिएबल, अगर ये f वेरिएबल है तो इक्वेशन इज सेम, पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल्स टू द लोअर टू अपर लिमिट ऑफ टाइम्स टी एफ डी टी, ओके। इस तरीके से तो ये फॉर्म है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की कब, जब फोर्स कांस्टेंट हो, और ये फॉर्म है जब फोर्स वेरिएबल हो, ठीक है। तो एफ डी टी का इंटीग्रेशन सीधे टाइम के साथ करते हैं, मीन्स द इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ द फोर्स फॉर दैट गिवन टाइम। इसको भी आप नोट डाउन कर पाएंगे। और और इम्पल्स को कैलकुलेट करने का एक तरीका और भी है, उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स बाई ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से कैसे इम्पल्स को कैलकुलेट किया जा सकता है, तो बहुत सिंपल है कि फर्स्ट, ठीक है, एफ कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही है तो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फोर्स, वर्टिकल एक्सिस पे फोर्स को और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम को नोटिस कर रहे हैं। सपोज जब हम ये कांस्टेंट है तो इसकी कोई वैल्यू ले लेते हैं पर्टिकुलर, यहां पर एक टाइम ले लेते हैं, ये T1 टाइम पे F है, ओरिजिन से T1 टाइम पे, आफ्टर टाइम T1 टू T2, फोर्स तो वही है कांस्टेंट, फॉर T2 यहां तक आ जाएगा, फॉर दिस इज द टाइम T2। तो T1 से T2 तक, तो ये क्या है, फोर्स टाइम ग्राफ। तो ये जो एक्चुअली एरिया है, अगर यहाँ पे पॉइंट नोटिस करें, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट वी, और इनको हम ई जी नोटिस कर लेते हैं। तो दिस एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स द इम्पल्स, बिकॉज एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ, ओके। एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए वी इंटू वी ई, दिस इंटू दिस। तो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है दिस डिफरेंस, दिस इज T2 माइनस T1, सो दिस इज T2 माइनस T1, और जो B, ये जो बी ई वाला पार्ट है, बी दिस हाइट, ये हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, द फोर्स, सो इट इज इक्वल्स टू एफ T2 minus T1, it can be write F into delta T, and you know that this is impulse. So we can calculate the impulse by the force time graph if the given force is constant. In second condition, ठीक है, अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, यहां पर हम F को सपोज करते हैं वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल है तब ग्राफ कैसा मिलेगा, फिर से ड्रॉ करते हैं, ये टाइम एक्सेस, ये फोर्स एक्सेस, इस टाइम पे जब ये वेरिएबल है तो ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का शेप होगा ग्राफ का। तो हम इसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते डायरेक्टली एरिया अंडर, तो मीनिंग वही है, एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स द इम्पल्स। तो यहाँ वेरिएबल फोर्स के लिए इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ के नीचे बहुत क्लोज 2 पॉइंट्स लेके एक स्ट्रिप बना लेंगे,
एक स्टेप, ठीक है। 2 पॉइंट्स इस पर ले लिए, ए और बी बहुत क्लोज, और ये स्ट्रिप ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर है, मीन्स इसका एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से इस पूरे कर्व के अंदर जितना भी एरिया है उसको हम इस तरीके से थिन स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, और इन सारी स्ट्रिप्स का जो एरिया होगा उनको ऐड कर देंगे, एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। तो इसमें सिंपल सा है ये, इम्पल्स टू एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ। So we can calculate the impulse of a force by the graph if the force is constant, if the force is variable, by calculating the area under the force time graph. तो ये ग्राफ की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इम्पल्स के बारे में भी हमने जान लिया, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी हमने जान ली, और इम्पल्स को डायरेक्टली बाय द फॉर्मूला और बाय ग्राफ कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हमें पता चल गया। डेली लाइफ में इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से एक दो पे हम बात कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंड हो जाए। जनरली 9th और 10th स्टैंडर्ड पे आपको ऑलरेडी पढ़ाया जाता है। व्हेन अ क्रिकेटर टेक्स अ कैच, ही मूव्स his hands backwards to take the catch safely. हाथ को पीछे ले जाना, वो पीछे ले जाके हम क्या करते हैं, आखिर क्यों है? तो सिंपली हम जानते हैं इंजरी के चांसेस कम है, या सिंपल वे में हम कम हर्ट होंगे। जितना ही हैंड्स को हम बैक ले जाकर कैच लेंगे उतना ही हमारे हैंड्स कम हर्ट होंगे। रीजन क्या है? तो रीजन है ये इम्पल्स। हम इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स को डिक्रीज कर रहे हैं। कि फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी, और ये किसका इक्वल है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो जो अप्लाइड फोर्स होगा हमारे हैंड से, तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं? F इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, अप्लाइड फोर्स उतना ही कम होता चला जाएगा। तो हैंड्स को हम जितना बैकवर्ड ले जाते हैं तो हम क्या करते हैं? टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज करते हैं। टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? अप्लाइड फोर्स कम हो जाता है और हम कंपैरेटिवली कम हर्ट होते हैं ड्यूरिंग टेकिंग द कैच। सेम एज इन ऑल द व्हीकल्स लाइक बाइक, स्कूटी, कार, शॉकर्स आपने सुने होंगे, शॉक एब्जॉर्बर। उनका वर्क क्या है? जो रोड जर्क क्रिएट करती है व्हीकल्स पे, तो उस जर्क को एब्जॉर्ब, उन शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए वो शॉकर लगाए जाते हैं, और वो कंप्रेस होके उसका इम्पैक्ट पैसेंजर तक पहुंचाने का टाइम बढ़ा देते हैं, टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी। और वो जब बढ़ जाता है तो अप्लाइड फोर्स, इसका मीन्स पैसेंजर को कम जर्क एक्सपीरियंस होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल इस तरीके के डेली लाइफ में इम्पल्स के होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय।